जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेकर उपस्थित हूँ SOC 302, यानी जो हमारे BA 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका सोशियोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है, तो उनके लिए सोशियोलॉजी का 302 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर उपस्थित हुए स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, और इस पेपर का टाइटल की बात करें तो सोशियोलॉजी के इस पेपर का टाइटल है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, यानी ठीक है। तो ये आपका पेपर का टाइटल हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस पेपर में हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में शोध की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, पेपर में पूरा बने रहिएगा, क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको नोट करते चलिएगा, ताकि आप इस पेपर को सबसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेके चलूंगा क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को फ्रेंड से शेयर कर लीजिएगा। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने जा रहा है स्टूडेंट। आपको छोटी छोटी ऐसे बातें बताऊंगा जो आप और जगह या और जगह आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। तो पूरी अच्छे से बातों को नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, यानी जो रिसर्च रिपोर्ट में, शोध रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, उसमें जो है वो बिब्लियोग्राफी, जिसको आप क्या कहते हो, ठीक है, ग्रंथ सूची। तो ग्रंथ सूची क्यों दी गई रहती है? स्टूडेंट, थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स पे भी फोकस करिएगा, ताकि ये समझने में आसान रहता है। जब भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इंग्लिश के वर्ड्स हमारे लिए थोड़ा अच्छे होते हैं इस पेपर को पढ़ने के लिए, ये मेरा मानना है। बाकी तो आपको दोनों दिख ही रहा है। तो कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची का जो है वो रिसर्च रिपोर्ट में क्या काम है। तो कह रहा है कि शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाता है, शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है, अनुसंधान में कोई प्रासंगिकता नहीं है, और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, जो शोध रिपोर्ट है, ठीक है, तो ये जो उसमें जो हमारा बिब्लियोग्राफी है वो क्या दिखाता है कि, तो स्टूडेंट, जो दिखाता है ये जो जो ग्रंथ सूची, किसी भी रिसर्च पेपर या आपका थेसिस, रिसर्च थेसिस होता है, शोध रिपोर्ट होता है, रिसर्च रिपोर्ट होता है, उसके लास्ट में होता है ना बिब्लियोग्राफी। आपने देखा होगा कि किन किन किताबों का सहयोग लिया गया। तो स्टूडेंट, ये क्या मदद करता है? तो ये दिखाता है कि इसकी इसकी हेल्प ली गई है, और साथ ही साथ ये इस फील्ड में आगे रिसर्च करने वालों की मदद करता है, जो इस फील्ड में, यानी जिनकी रुचि होती है इस क्षेत्र में आगे काम करने की, तो उनकी मदद करता है। तो पहले का ऑप्शन बी हो जाएगा, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, यानी इस क्षेत्र में किसकी, जो जो स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में, जो रिसर्चर्स इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनकी उसी विषय पर आगे शोध करने में मदद करता है, ठीक है। तो वो उस जो बिब्लियोग्राफी को पढ़ के उस क्षेत्र में और अच्छा कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी मतलब उसमें राइटर और पुस्तकों का नाम होता है, तो वो उन पुस्तकों को पढ़कर उस विषय पे अच्छा काम कर सकते हैं जिसपे वो शोध करना चाहते हैं, अगर वो उनके शोध के पसंदीदा एरिया में से है तो। करा किसी शोध की गहराई का आकलन कैसे करें, यानी हाउ टू जज डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। तो शोध की गहराई का जब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि आकलन कैसे करें, तो कह रहा है शोध शीर्षक से, यानी जो कैसे पता चले कि हमारा शोध जो है वो कितना अच्छा है, गहराई कितना, मतलब कितना अच्छा, उसकी गहराई क्या है, मतलब वो कितना अच्छा रिसर्च है। तो कह रहा है उसके शीर्षक से, अनुसंधान अवधि के अनुसार, अनुसंधान के उद्देश्यों से, और अनुसंधान पर कुल व्यय से। तो स्टूडेंट, इस जो कोई भी रिसर्च होता है उसकी डीपनेस का हम तभी पता लगा सकते हैं कि उस शोध के करने के उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो यानी जब हम शोध में, यानी जब रिसर्च में उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे कि यह शोध क्यों किया जा रहा है, तब हम अच्छे से पता लगा सकते हैं कि इस शोध की गहराई क्या है, इस शोध में कितना अंदर तक जाकर समस्या के काम किया गया है। स्टूडेंट, ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपके यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर हो जाता है, इसी से मिलता जुलता पेपर सिलेबस रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको आगे बहुत मदद करता है। सोच समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है, यानी किस इस व्यू पॉइंट से या स्टैंड पॉइंट से रिसर्च प्रॉब्लम का चयन किया जाता है। तो कह रहा है सामाजिक प्रासंगिकता, वित्तीय सहायता, शोध की रुचि, और प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता। तो ठीक है। तो स्टूडेंट, जब रिसर्च प्रॉब्लम, जब हम सोचते हैं कि हमारे रिसर्च की समस्या क्या है, यानी हम रिसर्च किस पे करेंगे, तो इसके लिए हमको रिसर्च क्वेश्चन पता होना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है।
तो वो उसको तो शोध की समस्या का पहचान करना पड़ता है, ठीक है? तो वो हमारे शोध की समस्या क्या है, हम पहले विषय चुनते हैं, फिर हम किस समस्या पे काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वो उससे तय होता है कि उस शोध की प्रासंगिकता क्या है, यानी समाज में इस शोध करने से क्या होगा। तो ये सामाजिक प्रासंगिकता से ही शोध की समस्या का चयन किया जाता है कि हम जो जिस विषय पे और जिस मुद्दे पे सर्च करने जा रहे हैं, शोध करने जा रहे हैं, तो उसका सोशल रेलिवेंस क्या है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। हो सकता है स्टूडेंट शुरू के 2-3 क्वेश्चन में आपका मैं समय लूँ, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो निम्नलिखित में से कौन-सा डेटा संकलन का विधि नहीं है एंड डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है? तो स्टूडेंट डेटा कलेक्शन मेथड में कह रहा है शोध प्रश्न, असंरचित साक्षात्कार यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तीसरा कह रहा है डाक सर्वेक्षण प्रणाली यानी क्वेश्चनेयर, इसको पोस्टल सर्वे क्वेश्चनेयर, ठीक है? अगला डी कह रहा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट डेटा तो बाकी से सबसे कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो ये पहला कह रहा है कि शोध प्रश्न, तो रिसर्च क्वेश्चन स्टूडेंट कोई डेटा कलेक्शन का तरीका नहीं है, यानी डाटा संकलन करने का, डेटा को कलेक्ट करने की कोई विधि नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका रहेगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, शोध के लिए सही क्रम कौन सा है? तो स्टूडेंट शोध के लिए जब सही क्रम की बात करेंगे, तो सही क्रम हमें ढूंढना है। तो अब कह रहा है, तो स्टूडेंट हम मैं आपको सीधे बता रहा हूँ रिसर्च का सही क्रम क्या होता है। आप उसमें जब मैं बता दे रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट पहले नोट करेंगे, पहले हम समस्या की पहचान करते हैं। तो आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या का पहचान। दूसरा होता है फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, साहित्य समीक्षा। फिर तीसरा पे आता है हाइपोथेसिस, नोट करिएगा, ये किसी भी क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ नोट करिएगा। चौथे पे होता है रिसर्च डिजाइन, पांचवे पे होता है डाटा कलेक्शन, छठवें पे होता है डेटा एनालिसिस, सातवें पे जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण। तो स्टूडेंट ठीक है, और आठवें पे होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, फिर शोध समीक्षा करते हैं, फिर हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर रिसर्च की शोध की रूपरेखा तय करते हैं, उसी रूपरेखा के अनुरूप अगला स्टेप होता है डाटा का संग्रहण करते हैं, फिर डाटा का क्या करते हैं एनालिसिस, मतलब डाटा का अध्ययन, यानी जो आपका डाटा है, आंकड़ा है, उसका अध्ययन करते हैं, फिर हम जाके सामान्यकरण करते हैं और तब जाके रिपोर्ट लिखते हैं। तो स्टूडेंट इसके हिसाब से सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, तो हमको समस्या का समाधान, मतलब हमारी समस्या क्या है उसका पहचान करना है। तो ये इससे इसके हिसाब से स्टूडेंट, तो समस्या की पहचान हमको कहाँ पे पहले ही दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर सी में दिख रहा है। अब इसी को और देखिए, फिर देखिए समस्या के बाद हम लिटरेचर रिव्यू, चलिए उस स्टेप को छोड़ा है, फिर आता है हाइपोथेसिस परिकल्पना वाला, ये सही है। फिर कलेक्शन डेटा का होता है, ये भी ठीक है। फिर कलेक्शन के बाद विश्लेषण होता है, विश्लेषण के बाद सामान्यीकरण होता है, यानी रिसर्च करने के बाद आपको क्या कंक्लूजन मिला, और बाद में कंक्लूजन को सारे इकट्ठा करने के बाद रिपोर्ट राइटिंग की जाती है, ठीक है। तो आपका सी सही होगा। स्टूडेंट कई चरण गायब रहते हैं, लेकिन चरण का सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा, लेकिन कभी नीचे वाला पहले नहीं आ जाएगा, पहले हाइपोथेसिस एंड कभी परिकल्पना पहले नहीं आएगी। सबसे पहले कुछ भी आएगा तो शोध समस्या की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तभी हाइपोथेसिस आएगा। अगर जब पीछे वाला जो चीज आना चाहिए वो पहले आने लगा, तो आपका ये गलत तरीका है। शोध कह रहा है, एक शोधकर्ता बाहरी शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावना का अध्ययन करने में रुचि रखता है, उस अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करना चाहिए? तो स्टूडेंट जब जो रिसर्चर है वो क्या है, राजनीतिक दल की संभावना का अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए उसको किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए? तो स्टूडेंट उसके लिए उसको प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चनेयर प्रश्नावली में बहुत तरह के, जैसे आपका नाम क्या है, क्वेश्चनेयर मतलब प्रश्नावली, कुछ क्वेश्चन का सेट होता है कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, इस तरह की समस्याओं जिसमें पहले से ही क्वेश्चन बने होते हैं और उसको लोगों को दिया जाता है, तो वो प्रश्नावली कहलाती है। तो ठीक है, तो जब जब शहरी क्षेत्र में राजनीतिक दल की संभावनाओं का कि कौन सा वो होगा, तो लोगों को क्या क्या चाहिए, कैसी चीजें चाहिए, ये सारा प्रश्नावली से तय हो जाएगा, तो यही उसमें मदद करेगा। तो ठीक है, तो कौन सा तरीका उपयोग होगा, प्रश्नावली का तरीका उपयोग होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन बैंक पढ़ के मेरे वीडियो पे बिल्कुल कमेंट नहीं करिएगा कि सर ये वाला आंसर होगा, ये आंसर होगा। स्टूडेंट जब तक आप कोई ऑथेंटिक किताब ना पढ़े तब तक तो बिल्कुल कमेंट नहीं किया करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए रिसर्च करके ही वीडियोस को लाते हैं। तो बिना बुक पढ़े कमेंट मत करिएगा, पहली बात। और स्टूडेंट बुक पढ़िए, गलतियां हो सकती है मैं मानता हूं, लेकिन बुक पढ़ के क्वेश्चन बैंक पढ़ पढ़ के कमेंट मत करिएगा, ऐसे कमेंट से हम लोग परेशान होते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या जनगणना अनुसंधान का एक उदाहरण है। तो जनसंख्या जनगणना के किस अनुसंधान का उदाहरण है, यानी पॉपुलेशन सेंसस इज एग्जांपल ऑफ रिसर्च, यानी जनसंख्या जो है, तो जनसंख्या जनगणना किस तरह का अनुसंधान है, यानी किस तरह का रिसर्च है, ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट जनसंख्या जनगणना जो है वो एक सर्वे, ठीक है,
तो ये सर्वे वाला, सर्वे रिसर्च का उदाहरण, ठीक है, सर्वे, सर्वे ऑफ रिसर्च का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सर्वेक्षण। ठीक है, सर्वे बोला तो स्टूडेंट जो हिंदी के हैं वो आप बगल में हिंदी देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश से इसको समझना थोड़ा आसान होता है। द ग्रामर ऑफ साइंस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टूडेंट द ग्रामर ऑफ साइंस नाम की पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो ये पुस्तक हो जाती है सी कार्ल पियर्सन की, ठीक है। तो ये हो जाती है सी, जो ऑप्शन है कार्ल पियर्सन की, द ग्रामर ऑफ द ग्रामर ऑफ साइंस जो पुस्तक है वो कार्ल पियर्सन की है स्टूडेंट। और वो 1892 में ये बुक आई है। कब आई है? 1892 में, याद रखिएगा 1892 में ये बुक आई हुई है, ईयर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ईयर भी कई बार पूछे गए अलग अलग पे। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया? तो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक पुस्तक जो है स्टूडेंट, ये पॉलिन विस्लैक यंग, ठीक है, तो पीवी यंग, जिसको आपका ऑप्शन डी है इनका नाम, तो पीवी यंग द्वारा लिखी गई है, ठीक है, पॉलिन विस्लिक यंग, ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वेक्षण एक अध्ययन है, सर्वेक्षण कैसा अध्ययन है? तो स्टूडेंट जो सर्वेक्षण होता है, जिसको सर्वे आप बोलते हो, वो कैसा रिसर्च है? तो ये फैक्ट सर्वे में हमको क्या पता चला? वर्णनात्मक, वर्णनात्मक में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है, नहीं विश्लेषण, नहीं व्यवस्थित, नहीं, तो क्या बचा? तथ्य खोज। सर्वे से हमको हमेशा, रिसर्च से क्या पता चलता है? फैक्ट पता चलता है। सर्वे से क्या पता चलता है? फैक्ट पता चलता है। तो सर्वे इज अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी, यानी सर्वेक्षण एक तथ्य की खोज वाला अध्ययन है, आप कह सकते हो। आप अपने समय और संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे? तो अब देख रहे हैं, एक समय सारणी तैयार करना, यानी टाइम टेबल रेडी करना, सही है। यह पता लगाना कि आपके लिए कौन सा संसाधन आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। ये भी अच्छा कि हमारे लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध, हम उनका उपयोग कर पाए। संभावित व्यय के लिए बजट की गणना, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, तो स्टूडेंट सभी सही है, तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शोध का अर्थ है, स्टूडेंट मैं बार बार कहता हूं, अगर वीडियो फास्ट लगेगा तो वीडियो स्लो करके देखिएगा। हम यूट्यूब पे समय बचाने के नाते, ताकि हमारा वीडियो सिंक में ना चला जाए, डीप ना चला जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट रखते हैं। तो आप स्लो करके भी वीडियो को देख सकते हैं। शोध का अर्थ है, स्टूडेंट वीडियो को शेयर भी करेगा। तो शोध का क्या अर्थ है? रिसर्च सिंपली मीन्स, तो रिसर्च का सिंपली क्या है? समस्या, तथ्य, परिणाम, विषय। तो स्टूडेंट रिसर्च का मतलब ये होता है कि हम तथ्यों को सामने लाएं, इसके पीछे क्या तथ्य छुपे हुए हैं। जो शोध होता है, शोध का अर्थ होता है तथ्यों को सामने लाना। रिसर्च यानी जो शोध जो है, उस तथ्यों को क्या करना? सामने लाना। तो बी हो जाएगा तथ्य। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पीएचडी का अर्थ है, तो स्टूडेंट पीएचडी का अर्थ क्या है? पीएचडी का फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पीएचडी का फुल फॉर्म यही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान विधि है? गुणात्मक बोले तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड है, तो कौन सा विधि है, यानी गुणात्मक अनुसंधान, गुणात्मक रिसर्च का कौन सा विधि है? सर्वे, केस स्टडी, प्रयोग, मेटा एनालिसिस। तो स्टूडेंट गुणात्मक रिसर्च की जब हम बात करते हैं, तो गुणात्मक रिसर्च की बात करते हैं, तो इसमें जो है आपको कह रहा है सर्वे, केस स्टडी, ठीक है। तो स्टूडेंट गुणात्मक रिसर्च में केस स्टडी, इंटरव्यू, ये सब आते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर कभी बस केस स्टडी नहीं आता है, जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें इंटरव्यू आता है। केस स्टडी यानी अब उस विषय में क्या क्या हुआ है, उसके बारे में सारा डाटा निकाल लेना। जैसे किसी के साथ कुछ घटना हो जाए, या क्यों ये चीजें हुई, उसके पीछे क्या क्या कारण है, सारा पता लगा देना, उसको केस स्टडी कहते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन भी इसी के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन पूछना भी इसी के अंतर्गत आता है, फोकस ग्रुप भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जहां पे आपको गुणात्मक अनुसंधान मिलेगा, तो इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण, प्रश्न पूछना, ठीक है, प्रश्न, क्वेश्चन एयर, फोकस ग्रुप, ये सब इसका ही उदाहरण है। तो ये सारे अगर मिले, तो इसमें से जो भी मिलेगा तो ये गुणात्मक अनुसंधान की विधि में आ जाएगा, ठीक है, चीजों का उदाहरण में आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, यानी प्राइमरी डेटा का क्या उदाहरण है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का उदाहरण क्या है? तो प्राइमरी डेटा क्या होता है स्टूडेंट? जब हम कोई भी शोध करते हैं, तो जिन जिन चीजों पे हमारा शोध आधारित होता है, तो जाके प्राइमरी डेटा वो होते हैं जिसको बोला जाता है फर्स्ट हैंड डेटा। प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा, यानी आप उससे सीधे, आप उसके संपर्क में होते हैं, सीधे उस डेटा को आप पता लगाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा में क्या होता है स्टूडेंट? तो इसमें इंटरव्यू आते हैं, ठीक है, क्वेश्चनेयर आते हैं। तो इसमें इंटरव्यू हमको मिल जा रहा है, इंटरव्यू, ट्रांसक्रिप्ट। तो जो है प्राथमिक डेटा में ये सारी चीजें आते हैं, जिसको हम फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें आते हैं, जो कि बाकी पाठ्य पुस्तक, लेख, रिसर्च पेपर पढ़ना, ये सब सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक
द्वितीयक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए। शोध में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट जो शोध में पायलट अध्ययन क्या करता है, ये प्राथमिक डेटा को एकत्रित करने के काम को करता है। पायलट जो स्टडी का काम होता है, ये शोध में जो है स्टूडेंट, ये प्राइमरी डेटा को गैदर करने का यानी इकट्ठा करने का काम होता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता की सहायता करती है। तो सामाजिक शोध पद्धति से क्या सहायता होता है? शोध प्रश्नों को हल करने यानी जो है रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ठीक है, तो सोशल रिसर्च से क्या, सोशल रिसर्च मेथड जो होता है यानी सामाजिक शोध पद्धति से शोध के प्रश्नों को हल करने एवं जानकारी एकत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है, प्रतिभागियों को जागरूक करने में मदद मिलता है। ठीक है, शोध प्रारूप बनाने में उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट सारा सही है, तो डी सही हो जाएगा। यानी इसमें गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, अवेयर करने के लिए और रिसर्च डिजाइन यानी शोध प्रारूप बनाने का काम आता है। तो ये सब सही है, तो डी वाला आपका सही होगा। अगला, ये स्टूडेंट ये पेपर आपका पूरा अलग तरह का पेपर है। ठीक है, ये सारा पेपर अब बोल रहा हूँ यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर इसमें से बहुत ज्यादा मैच करता है। ठीक है, तो उस तरह का ये अलग तरह का पेपर है, तो इसको बहुत समझ के करना है। इसको अगर आप अच्छे से चीजों को समझेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। अनुसंधान यानी रिसर्च को किस प्रकार बांटा जा सकता है? तो कह रहा है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्शन रिसर्च यानी प्रायोगिक क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च यानी मात्रात्मक और गुणात्मक रिसर्च। ठीक है, दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण यानी फिलोसफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सही है। तो ये सब शोध के प्रकार है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑल ऑफ एबव। ये सब शोध के प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसंधान का पहला चरण है यानी रिसर्च का पहला चरण क्या है? तो यही स्टूडेंट आप जाके गूगल करके 8 स्टेप ऑफ रिसर्च, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, इससे आपको सब पता चलेगा कि कौन पहला चरण है, कौन दूसरा चरण है। तो शोध के पहले चरण में स्टूडेंट, अब देखिए कंफ्यूज कर रहा है, तो किसी भी समस्या का पता लगाना होता है कि हमारी पहले हमारी जो हम शोध करने जा रहे हैं, तो इस शोध में हमारी समस्या क्या है, समस्या हम चुनते नहीं है, उसका पता लगाते हैं, फिर उस समस्या के अनुरूप कार्य करते हैं। तो फाइंडिंग अ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पहला चरण जो होता है रिसर्च का, सोच समस्या का पता लगाना। अगला प्रश्न कर रहा है, आपको उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? यानी लिटरेचर रिव्यू, यही दूसरा स्टेप है स्टूडेंट। साहित्य समीक्षा जिसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ये शोध का दूसरा स्टेप होता है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्यों है? ये स्टूडेंट 8 स्टेप निकालिएगा, 8 स्टेप के बारे में अच्छे से पढ़ जाइएगा, आपका सारा काम हो जाएगा इस पेपर में बहुत ज़्यादा। और बाकी टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो साहित्य समीक्षा क्यों करना? चयनित साहित्य एवं पूर्ण विस्तृत जानकारी के लिए। ठीक है, संदर्भ भों की लंबी सूची बनाने के लिए, अनुसंधान प्रक्रिया में आवश्यक चरण के कारण विषय के बारे में मौजूदा ज्ञान पता लगाना। तो साहित्य समीक्षा करने की जरूरत क्यों है स्टूडेंट? तो जब इसकी बात करें तो चयनित साहित्य की संपूर्ण विस्तृत जानकारी के लिए, कि हम जो लिटरेचर रिव्यू जरूरी क्यों होता है, कि हम जिस लिटरेचर रिव्यू क्या होता है स्टूडेंट, लिटरेचर रिव्यू में हम जिस टॉपिक पे या जिस किताब पे या जिस राइटर पे रिसर्च करते हैं, तो उनके बारे में क्या क्या काम पहले हो चुका है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही लिटरेचर रिव्यू यानी साहित्य समीक्षा कहलाती है, कि इनके ऊपर क्या क्या काम हो चुका है। जो जो काम हो चुका रहता है हम उस पर काम नहीं करते। जब तक हमको कुछ नया नहीं खोजना है वही काम हम नहीं कर सकते। तो नया खोजने के लिए, कि हम जब अपनी शोध समस्या का चयन कर लेते हैं, तो हम देखते हैं इस पे क्या क्या काम हुआ है और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसीलिए साहित्य समीक्षा की जरूरत पड़ती है, ताकि चयनित साहित्य की संपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए। अगला प्रश्न, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक कौन लिखा? तो मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक की जब पुस्तक की बात करते हैं, तो विलियम जे गुडी और पॉल के हार्ट। तो विलियम जे गुडी और पॉल के हार्ट, तो गुडी एंड हार्ट लिखा हुआ है। तो इनका पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया। ये 1952 में ये पुस्तक आई थी, 1952 में ये पुस्तक आई थी। तो ये बुक आई थी 1952 में। ठीक है, याद रखिएगा। जब प्रश्न निश्चित विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, यानी जब आपको निश्चित विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएं, ठीक है, और उत्तरदाताओं को शोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों में से ही चुनने की आवश्यकता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाए, कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और 4 विकल्प दे दिया जाए, 2 विकल्प दे दिया जाए, कितना भी विकल्प दिया जाए, इसी में से बोला जाए आंसर को चुनिए। तो ये कैसा रिसर्च है? तो वो कैसा है, मतलब तो इसको क्या कहा जाएगा? तो कह रहा है खुला प्रश्न, बंद प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न, लघु प्रश्न। तो स्टूडेंट ये बंद है ना, सीधी सी बात है, आपको नियमित विकल्प में से ही चुनना है, जिसको क्लोज इंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लोज इंडेड क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट कोई अपने वीडियो में क्या बता रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आप अच्छे से सुनिए, मेरा बस इसी से सारा चीज मैटर करता है। ठीक है, तो आप दूसरे का देख के भी कमेंट मत मेरे को आके करिएगा कि कौन क्या बता रहा है अपने वीडियो में। प्रश्नावली, क्योंकि ऐसा आप करते हैं, प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है? तो प्रश्नावली किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है, यानी क्वेश्चनेयर जो है किस तरह की जनसंख्या यानी किस तरह के लोगों को दिया जा सकता है? तो कह रहा है शिक्षित जनसंख्या यानी शिक्षित लोगों को, निरक्षित
जनसंख्या, किसी प्रकार की जनसंख्या केवल बच्चों पे। तो स्टूडेंट प्रश्नावली अगर हम दे दें, यानी एक पर्चा बनवा दें, उसमें कॉलम छोड़ दें प्रश्न लिख के, प्रश्नावली टाइप का, कि एक एक लाइन में एक एक वर्ड में आंसर, कितने लोग परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आपको लिखना हो 4 5, आप पुरुष हैं स्त्री हैं तो पुरुष स्त्री। तो ये कौन कर पाएगा? जो पढ़ा लिखा रहेगा, शिक्षित जनसंख्या कर पाएगी। तो क्वेश्चनेयर यानी जो उसको प्रश्नावली कहते हैं, ये किस तरह की जनसंख्या करती है? शिक्षित जनसंख्या, शिक्षित लोग। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़े के संग्रहण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है कब? यानी जब क्वेश्चनेयर का प्रयोग डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता है कब? नमूने बहुत बड़े हो, लागत कम रखनी हो, प्रशासन में आसानी जरूरी हो, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए, इनमें से सभी। तो स्टूडेंट सारे चीजों के लिए नमूने बड़े होंगे तभी भी क्वेश्चनेयर हमको मदद करेगा। ज्यादा लोगों के, यानी ज्यादा नमूने मतलब ज्यादा लोगों का डिटेल कलेक्ट करना हो, सैंपल जो हो वो हमारा बड़ा हो, तो इसमें भी वो काम करता है। और लागत कम रखनी, यानी कम खर्चा ज्यादा फायदा, इसके लिए भी काम करते हैं। और तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों को के संरचित सेट को कहा जाता है। यानी जो स्ट्रक्चर्ड, संरचित मतलब स्ट्रक्चर्ड, उसको एकदम एक फ्रेम में बनाया जाए, उसका एक रूपरेखा तय हो कि इसी इसमें यही चीज होगा, तो उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन रखे जाए, यानी पता रहे फिक्स क्वेश्चन हो, क्या क्या क्वेश्चन वो सब पहले से तय हो, तो इस तरह के संरचित सेट को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट कह रहा साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, ए बी दोनों। और ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन फिक्स होते हैं या जो सब चीजें फिक्स होती हैं, तो उसको हम क्वेश्चनेयर बोलते हैं। ठीक है, इसी को प्रश्नावली बोलते हैं। जब सेट ऑफ क्वेश्चन जो होता है, किसी से मेल से भेजते हैं या हम जाके किसी से भिजवा देते हैं, तो उसको प्रश्नावली कहते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या सब कुछ पहले से तय होता है, इसीलिए उसका नाम प्रश्नावली है। ये नहीं कि कुछ भी है, किसी में कुछ और है, दूसरे में एक ही गांव में सर्वे करना है तो किसी को कुछ और, किसी को और, सबको एक तरह का ही फॉर्म प्रोफार्मा दिया जाता है। जब आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कर प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, व्यक्तिगत सूचना प्रोफार्म, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसमें जो होता है इंटरव्यू, व्यक्तिगत रूप से ना आपको जानकारी लेनी, पर्सनली जानकारी लेनी है तो इंटरव्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उत्तर व्यक्तिगत रूप से लिखा है ना, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है। तो जब व्यक्तिगत यानी पर्सनली इनको कांटेक्ट करना होता है, पर्सनली कांटेक्ट करना है, तो आपको साक्षात्कार करना पड़ेगा, इंटरव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने 26 क्वेश्चन कवर कर लिया है। वीडियो अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं और वीडियो, वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बताती है, यानी उपकल्पना या परिकल्पना दोनों एक होता है, याद रख लीजिएगा। कल्पना या परिकल्पना, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं स्टूडेंट, तो दोनों एक होता है। तो जो दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बताती उसको क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट उसको शून्य परिकल्पना कहा जाता है। उपकल्पना भी लिखा है लेकिन उसको शून्य परिकल्पना कहा जाता है, नल हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगला प्रश्न, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि कहला जाती है। यानी जब हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, तो विशिष्ट से जब सामान्य की ओर जाते हैं तो हम उसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं या इंडक्टिव रिसर्च भी कहा जाता है कई बार। तो इंडक्टिव यानी आगमनात्मक, ठीक है, अगमनात्मक जो विधि होती है, तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, हम जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। अब इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट तक में ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे, कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च पे या मेथड पे दोनों होता है। तो उदाहरणों के माध्यम से जब नियमों का निर्माण होता है, जैसे कई सारा उदाहरण देके हम एक फार्मूला बनाए, तो उसको बोला जाता है अगमनात्मक। और जब फार्मूला को एक्सप्लेन किया जाए, समझाया जाए, तो जब हम सामान्य से जाकर विशिष्ट से जाकर सामान्य की ओर, ठीक है, तो विशिष्ट से जाकर यानी कॉमन चीजों से हम उदाहरणों के माध्यमों से नियमों का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारा उदाहरण दिए, फिर कोई एक नियम बता दिए कि देखिए ये होता है, ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से फल गिरता है, तो इसका एक नियम बन गया कि पेड़ से ऊपर से सारी वस्तुएं नीचे गिरती हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, तो एक नियम बन गया। तो उदाहरणों के माध्यम से जब हम नियमों का निर्माण करते हैं तो ये इंडक्टिव मेथड होता है। और जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर ठीक इसके उल्टा जाते हैं, यानी वो नियम देके यानी फॉर्मूला देके जब उदाहरण का की तरफ बढ़ते हैं,
कि फार्मूला जैसे हम a+b² बता दिए, तो उसको एक्सप्लेन करने लगे। तो जब फार्मूला से उदाहरण की तरफ जाते हैं तो ये निगमनात्मक, जिसको डिडक्टिव रिसर्च कहा जाता है, डिडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च कहा जाता है, तो ये होता है। ठीक है, तो जब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे तो अगमनात्मक विधि का प्रयोग करेंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बता दिया आपको। वह शोध जो एक या अधिक चरों को नियंत्रित करके या नियंत्रण तथा प्रयोगात्मक समूह की तुलना करके किया जाए, यानी शोध एक से अधिक चरों यानी वेरिएबल को कंट्रोल करके। तो जब कंट्रोल करने की बात आ जाए, नियंत्रण करने की बात आ जाती है स्टूडेंट, चरों को, कोई रिसर्च जब चरों को नियंत्रित करके यानी वेरिएबल को नियंत्रित करके किया जाता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। उसको हम हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब कंट्रोल करने की बात आ जाए, यानी वेरिएबल को कंट्रोल करें, यानी चरों को नियंत्रित करें, तो आप आंख मूंद के प्रयोगात्मक शोध लगा देंगे, सही हो जाएगा आपका। प्रयोगात्मक शोध में ही चरों को नियंत्रित किया जाता है, यानी चीजों को रोक कर कंट्रोल करके देखें कि अब देखें क्या होता है। थोड़ा सा कोई एक्सपेरिमेंट में डाले सामान, इतने पे क्या हुआ, और थोड़ा बढ़ा के देखते हैं कितने पे रिएक्शन तेज हो जाए। तो इस तरह का वो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि आप चीजों को कंट्रोल कर करके काम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्नावली के फायदे हैं? तो यानी क्वेश्चनेयर के फायदे क्या है? तो कह रहा है कम लागत, समय की बचत, बिल्कुल ठीक है, यानी कम पैसे में ज़्यादा समय भी बच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप डेटा ले लेंगे। और इंटरव्यू में पर व्यक्ति इंटरव्यू करना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा। साक्षात्कारताओं का पूर्वाग्रह नहीं, और इनमें से सभी, इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं, जिसको जो जानकारी देनी है वो आप खुल के दे देगा। वो आपसे उस पेपर पे कोई बात छुपाएगा नहीं। हो सकता है कोई व्यक्ति जाए इंटरव्यू लेने, तो वो उस व्यक्ति को देख के आधी बात बताए, आधी बात न बताए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब प्रश्नों के शब्दों या प्रश्नों के क्रमों में विशिष्टता नहीं होती है, यानी ठीक है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, तो साक्षात्कारता को जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे प्रश्न बनाता है, तो कहा जाता है। तो स्टूडेंट जब क्वेश्चन का लेबल यानी पैटर्न फिक्स नहीं रहता है, तो वो कैसा इंटरव्यू कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। यानी इसमें जो आप इंटरव्यू लेते गए, जैसे जैसे वो बात बता रहा है, आप वैसे वैसे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, उसको बोला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। चाहे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो, चाहे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन हो। और जब हमको पता रहे कि किन किन चीज़ों में पूछना है, घर का पता, जगह का पता, कहाँ काम करते हैं, इतना ही पूछ के आना हो, यानी हमारा पैटर्न फिक्स हो, तो वो संरचित कहलाता है। तो यहाँ फिक्स नहीं है, तो वो असंरचित कहलाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाएगा। ठीक है, आंकड़ा संग्रहण की वो विधि जिसमें कान और आवाज की बजाय आंखों और दृष्टि का उपयोग किया जाता है। तो कान और उस आवाज नहीं करना, मुंह से खोलना नहीं, तो वो क्या होता है, वो अवलोकन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अवलोकन। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका हिस्सा बन जाता है, कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहा है एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक यानी रिसर्चर, ठीक है, अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका हिस्सा बन जाता है। यानी जो इन्वेस्टिगेटर है, वो जो रिसर्च कर रहा है उसी का एक पार्ट बन जाता है, खुद ही रिसर्च का पार्ट बन जाता है, यानी उसमें घुस जाता है, उसको पर्सनली ले लेता है, उसका पार्ट बन जाता है, तो वो कहलाता है। तो स्टूडेंट जब कोई रिसर्चर किसी रिसर्च में खुद ही इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब उसको व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, पूर्वाग्रह आ जाएगा। वो चीजों को सही से खोज नहीं पाएगा, किसी का मतलब किसी का पक्ष लेने लगे, आप इस तरह समझिए, यानी एक हिस्सा बन जाए। ठीक है, उसमें खुद ही एक पार्ट बन जाए, तो इस तरह से चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जब एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा हो उसका हिस्सा बन जाता है, कहलाता है। तो स्टूडेंट जब हिस्सा बन जाएगा तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहगामी अवलोकन। ठीक है, सहगामी अवलोकन। तो और स्टूडेंट जो मैं बात बता रहा था कि कभी भी रिसर्चर को किसी भी शोध में यानी रिसर्च में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी किसी चीजों का पक्ष नहीं लेना चाहिए या भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा तो वो सही से कंक्लूजन का पता नहीं लगा पाएगा, उसके मन में पूर्वाग्रह पैदा हो जाएगा, जिससे वो दूसरे पक्ष की कुछ बातों को इग्नोर कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सहगामी अवलोकन की दुर्बलता है। सहगामी अवलोकन की क्या दुर्बलता है स्टूडेंट, ये भी देख लेते हैं। करा निम्न वस्तुनिष्ठता यानी लेस ऑब्जेक्टिविटी, अन्वेषणकर्ता घटना को प्रभावित कर सकता है, अन्वेषक घटना की व्यक्तिपरक व्याख्या कर सकता है, डी इनमें से सभी। तो सहगामी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट्स ये सारी बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो घटना का व्यक्तिपरक व्याख्या भी कर सकता है, और ये लेस ऑब्जेक्टिविटी यानी निम्न वस्तुनिष्ठता इसमें होती है, और घटना को प्रभावित कर सकता है, जो बातें मैंने पहले बताई
ठीक है, कि वो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, उसको रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर देगा। तो ये सारी बातें होंगी, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है, जो औपचारिक प्रक्रिया, ठीक है, यानी फॉर्मल प्रोसेस को कार्योजित करता है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है, तो उसे कहा जाता है। स्टूडेंट, इस पेपर में आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो कह रहा है जब एक अवलोकन यानी निरीक्षण करना, देखना को व्यवस्थित नियोजित किया जाता है, जो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है, तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट उसको स्ट्रक्चर्ड, जब एक क्या होगा, परिभाषित श्रेणियों का एक सेट होगा, यानी एक वेल मैनर, वेल डिफाइंड, देखिए वेल डिफाइंड शब्द का इस्तेमाल इंग्लिश में कर दिया है, इसी से पकड़ने में आसान होता है, यानी उसका पैटर्न सेट होगा। तो स्टूडेंट वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर्ड। मैंने बताया ना, इंटरव्यू भी स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वेश्चनियर भी स्ट्रक्चर्ड होता है, और ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन भी स्ट्रक्चर्ड होता है। तो जिसमें चीजें पहले से तय होती हैं कि ये यही चीज है, तो वो स्ट्रक्चर्ड होती है, जिसमें तय नहीं होती है वहाँ अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, संरचित अवलोकन यानी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेंस। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं। तो सीमाएं क्या है, नियंत्रण का अभाव, ठीक है, फिर ठीक है, परिमाणीकरण की कठिनाई यानी डिफिकल्टीज इन क्वांटिफिकेशन, ठीक है, छोटा प्रति आदर्श आकार, इनमें से सभी। तो अवलोकन में ये सारी कमियां हैं स्टूडेंट। ठीक है, अवलोकन मेथड जो है रिसर्च का, जिसको आप ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हो, इसमें ये सारी कमियां कि इसमें नियंत्रण नहीं रहेगा, आप दूर से बस अवलोकन करोगे ना, देखोगे, उसमें भी परिस्थितियां, और उसमें क्वांटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और बहुत छोटे मतलब चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बड़े स्तर पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चनियर का इस्तेमाल बड़े स्तर पे कर सकते हैं, प्रश्नावली का इसका नहीं कर सकते। तो ये सब हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, ये कह रहा है। पहला कह रहा है अवलोकन, व्यक्तिक अध्ययन, समजामिति, अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो स्टूडेंट इसको बोला गया है, क्या कह रहा है कि अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी। तो स्टूडेंट इसको अंग्रेजी में याद रखेगा, माइक्रोस्कोप ऑफ सोशल रिसर्च या सोशल साइंस का रिसर्च के का माइक्रोस्कोप किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट सोशल साइंस के रिसर्च का माइक्रोस्कोप की जब हम बात आती है, तो केस स्टडी को कहते हैं, यानी व्यक्तिक अध्ययन। केस स्टडी मैंने बताया, वकील जब आपका मुकदमा लड़ने जाता है ना, तो पीछे की सारी घटनाओं का केस स्टडी करके जाता है, तो जिसको बोला जाता है व्यक्तिक अध्ययन, यानी आप पीछे की सारा घटनाक्रम आपको पता है, क्यों क्यों क्या चीजें हुई, तो आप उसको केस स्टडी को ही माइक्रोस्कोप ऑफ सोशल रिसर्च कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसे ही अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये एकदम ये कहावत है, इसलिए इसको कहावत के रूप में याद कर लेंगे। केस स्टडी को ही कहा जाता है, क्योंकि आपको केस स्टडी पढ़ता है तो आप बारीक से बारीक चीजों को पे प्रकाश डाल सकते हैं, इसीलिए उसको केस माइक्रोस्कोप कहा जाता है, केस स्टडी को। अगला प्रश्न, जब आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी सर्किल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी एक खंड पर अधिकार कर लेती है, यानी जिसमें जब हम डिवीजन करेंगे सर्किल का, तो एक हिस्सा एक मतलब एक खंड को कोई मतलब उस पर अधिकार जमा लेगा, उसको कब्जा कर लेगा, जो आकार के समानुपाती होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। यानी स्टूडेंट आप इसको ऐसे समझिए, ये सर्किल हो गया, जो इस खंड को ऐसे ऐसे हमने बांट दिया, तो एक एक हिस्से पे मान लीजिए हिंदी बोलने वाले हैं, ये इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये बंगाली बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सब खंड पे, ये पंजाबी बोलने वाले स्टूडेंट है, तो सब खंड पे एक एक लोगों का अधिकार, जो इससे ज्यादा भी खंड हो सकता है, ऐसे और भी खंड हो। तो ये बोला कि एक हिस्से पे सबका अधिकार होता है, और उसके आकार का समानुपाती होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये पाई चार्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, जब हम सर्किल में की बात करें, कि सर्किल में जब डेटा प्रेजेंट किया जाता है सोशल साइंस में, तो याद रखिएगा वो पाई चार्ट कहलाता है। और जब ग्राफ के रूप में कहा जाए, तो वो बार ग्राफ होता है, ठीक है, बार ग्राफ के रूप में भी होता है, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं ग्राफ में, वो बार ग्राफ कहलाता है। और ये सर्कुलर जो होता है वो पाई चार्ट कहलाता है। वो माप जो आवृत्ति वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं, यानी सेंट्रल टेंडेंसी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएंगे। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाएंगी। इसमें क्या आता है, इसमें मीन, मीडियम, मोड, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं। ठीक है, तो जो होते हैं वे माप जो आवृत्ति के वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाते हैं। स्टूडेंट यहाँ ओवरेज लिखा है, इसको एवरेज लिखना चाहिए, एवरेज कैरेक्टरिस्टिक को ये दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है, जिसमें मीन, मीडियम, मोड यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं। ठीक है, चलिए
जब किसी श्रृंखला में सभी अवलोकन के योगों को अवलोकन की संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कुल कितने अवलोकन है, यानी अलग अलग कितने चीजें हैं और उनका योग क्या है, दोनों जब मिल जाए तो कह रहा है योगों को अवलोकन की संख्या से भाग दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो मीन कहलाता है, जिसको एवरेज कहा जाता है। इसी को हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुल कितने आपको दिए गए हैं, जैसे किसी के पास 2 पेन है, किसी के पास 4 पेन है, तो कुल कितने लोग हैं और चीज कुल कितना ऑब्जर्वेशन है उनका, उसका जोड़ और बटा टोटल, इसको सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एन के नाम से भी जानते हैं। एफ एक्स अपन एन नाम का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये भी होता है सिग्मा एफ एक्स अपन एन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन कहते हैं, जिसको माध्य कहते हैं आप। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को टोटल नंबर से भाग दे देते हैं, यानी कुल ऑब्जर्वेशन के योगफल को उसकी संख्या से भाग देते हैं। श्रृंखला का आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्थित करने के बाद मध्यमान कहलाता है। किसी श्रृंखला को जब हम किसी अवरोही यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें और बीच का मध्यमान निकालें, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो माध्यिका कहलाता है, वो मीडियन कहलाता है। ठीक है, मध्यमान जो निकालते हैं तो वो मीडियन कहलाता है। ठीक है, जैसे 9, ठीक है, तो वो मीडियन कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है, यानी यूटिलिटी ऑफ इंटरव्यू। तो कह रहा है प्रत्यक्ष अध्ययन यानी डायरेक्ट स्टडी। दूसरा कह रहा है गहन एवं मर्म वेधक अध्ययन, इन डेप्थ एंड वेरी पर्सनल स्टडी। तो ये भी दोनों ठीक लग रहा है। फिर कह रहा है ए बी दोनों, तो स्टूडेंट ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू है उसमें क्या होता है, उसमें जो है होता है स्टूडेंट, उसमें हम डायरेक्ट स्टडी करते हैं, यानी डायरेक्ट जाके इंटरव्यू करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दूसरा इन डेप्थ, और वो हम इसमें जाके पर्सनल स्टडी भी कर सकते हैं, यानी पर्सनल मतलब व्यक्तिगत बातों का भी पता लगा सकते हैं। तो दोनों हो जाता है, तो ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जब प्रश्नावली के आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण के रूप में किया जाता है, यानी प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर का प्रयोग डाटा कलेक्शन के रूप में किया जाता है, तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है। तो कैसे जो आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रश्नावली के प्रश्न, तो उनको वो कैसे प्रभावित होंगे। तो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का महत्व। फिर कह रहा है नेचर, मतलब समस्या के महत्व से वो परेशान हो सकते हैं, मतलब उनको डिस्टर्ब होगा, तो ये ठीक है कि कैसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। नेचर ऑफ क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली की प्रकृति कैसी है, प्रश्नावली का आकार कैसा है, यानी साइज ऑफ क्वेश्चनेयर। तो इन सब चीजों से जो है उत्तरदाताओं को समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। तो स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं माध्यिका के फायदे क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है माध्यिका के फायदे क्या है। ठीक है, तो कह रहा है इसकी गणना सभी वितरणों में की जा सकती है, यानी मीडियन का जो एडवांटेज की बात कर रहा है, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसकी गणना सभी वितरणों में की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। इट कैन बी असर्टेन्ड इवन इवन विथ द एक्सट्रीम आइटम्स, चरम वस्तुओं से भी इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। इट कैन बी अंडरस्टूड इवन बाय कॉमन पीपल, इसे आराम से लोग समझ सकते हैं। माध्यिका क्या होती है, जैसे 9 तक का कोई हो, 2 5 7 9 10, वो कुल संख्याएं 5 हो, अभाज्य हो, तो बीच की संख्या माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो इसको कोई भी समझ सकता है, उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल माध्यिका को लोग आराम से समझ जाते हैं, बीच की संख्या को ज्यादातर हम माध्यिका कहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा आंसर। ऑड नंबर में माध्यिका स्टूडेंट जो ऑड संख्या यानी जो विभाजित संख्या, तो n/2 से निकाल लेते हैं। ठीक है, और n+1/2 से निकाल लेते हैं, और विभाजित में स्टूडेंट n/2 से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न दिए गए आंकड़ों का मध्य की गणना कीजिए, माध्य की गणना कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन लगाने में तो काफी बड़ा है, इसको लगाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे, तो वहां से आप जाके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर, जब इसको हमने सॉल्व कर लिया है मीन निकालने के बाद, तो हमारे पास जो आंसर आ गया स्टूडेंट 45 वाले जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है, एक मिनट, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 48.5। 48.6 लगाने पाएगा तो करीब से करीब के आंसर को मान लिया जाता है, तो 48.5 हमारा राइट आंसर मान लिया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसका सोल्यूशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है,
स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, जिससे आपको डीडीयू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियोस की जानकारी सब आपको टाइमली मिलती रहती है। स्टूडेंट वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा, हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। वितरण में सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है? यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सबसे बार किसी जो डिस्ट्रीब्यूशन में यानी जो है वितरण में आने वाली संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? वो बहुलक कहलाती है, जिसको आप इंग्लिश में मोड कहते हैं। स्टूडेंट मीन मीडियम मोड से क्वेश्चन उठाए गए थे, तो माध्य, मध्यिका और बहुलक को आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा जरूर। इसके निकालने का तरीका भी देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार एक क्वेश्चन दिया गया, अगली बार 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाए एग्जाम में। बहुलक के क्या फायदे हैं, यानी एडवांटेज ऑफ मोड। तो पहला कह रहा है इन सिंपल सीरीज द मोड कैन बी इजिली डिफाइंड बाय ऑब्जर्वेशन, यानी एक सरल श्रृंखला में बहुलक को अवलोकन के द्वारा आसानी से परिभाषित किया जाता है, तो ठीक है। दूसरा कह रहा है इट कैन बी आल्सो आइडेंटिफाई बाय ग्राफ, इसे ग्राफ में भी पहचाना जा सकता है, ये भी सही है। इट इज इजी टू कैलकुलेट, इसकी गणना आसानी से हो सकती है। तो स्टूडेंट सारे ऑप्शन सही है, तो डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बहुलक वही होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आवृत्ति जिस चीज की आ जाती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है संख्या, तो वो बहुलक होता है, ठीक है। तो ये तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, तो डी वाला सही रहेगा आपका। माध्य के क्या नुकसान है, यानी मीन के क्या नुकसान है? तो पहला कह रहा है इट कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका प्रयोग गुणात्मक विश्लेषण के लिए किया नहीं जा सकता, यानी इट कैन नॉट बी यूज, ठीक है। तो सही है, इसका गुणात्मक नहीं, ये मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जा सकता है, क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटेटिव में नहीं किया जा सकता। गुणात्मक में किया जा सकता नहीं किया जा सकता, गुणात्मक में केवल मात्रात्मक में किया जा सकता है, ठीक है। मीन इज नॉट यूजफुल इन कैलकुलेटिंग रेशियो की गणना में भी उपयोगी नहीं है। तो स्टूडेंट ये दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है, क्योंकि, यानी सम टाइम मेल क्वेश्चनेयर इज प्रीफरेबल। अब मेल्ड का है, पोस्टेड नहीं लिखा है, लेकिन मतलब तो एक ही है कि सम टाइम मेल्ड क्वेश्चनेयर इज प्रीफरेबल टू इंटरव्यू मेथड बिकॉज, यानी कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में प्रश्नावली अच्छा होता है। मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है, क्यों बेहतर होता है? फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल, आमने सामने संपर्क संभव है नहीं, क्योंकि आमने सामने बार बार फेस टू फेस आके इंटरव्यू लेना संभव नहीं है। क्वेश्चनेयर से क्वेश्चन पेपर पोस्ट से या डाक से लोगों के घर आएगा, लोग उत्तर लिख के पोस्ट कर देंगे या ईमेल पे जवाब दे देंगे, तो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चनेयर ज्यादा आसान है, इंटरव्यू आसान नहीं है, तो आमने सामने संपर्क संभव है, गलत। पीपुल इमीडिएटली रिटर्न इट, लोग इसे तुरंत वापस कर देते हैं, ठीक है। यह सस्ता और आसान काम करना है, ठीक है। ये सस्ता और आसान, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। इसमें से सभी रहता तो बी सी हो जाता, अगर बी सी देता ना तो दोनों को कर लेते, लेकिन एक पूछा है, इसे लोग तुरंत वापस कर देते हैं। तो कई लोग नहीं भी करते हैं, जानते हैं समाज में बहुत तरह के लोग हैं, कई लोग उसको रख के बैठ जाएंगे घर, क्वेश्चनेयर को उसका जवाब दे के भेजेंगे नहीं, या ईमेल का जवाब आता है ना कि आप इसका जवाब चाहे तो सर्वे में भाग लें, आप लोग चाहते हैं तो लेते हैं, चाहते हैं तो नहीं लेते, आपके फोन पे तो आता ही है, यूट्यूब देखते वक्त आता है, तो आपके ऊपर होता है। तो ये ऑप्शन सी है कि ये सस्ता और आसान होता है, इट वर्क्स आउट चीपर एंड इजी, तो ये आपका सी सही है। स्टूडेंट अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है सिवाय इसके कि सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं, ठीक है। क्यों, यही पूछना चाह रहा है। ऑल कॉजेज नॉन सैम्पलिंग एरर, यानी इस सिवाय इसके, इसमें से कौन है जो को छोड़ के, यानी जो ऑप्शन दिए गए इसमें से छोड़ के कौन जो है गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनता है, यानी कौन नहीं बनता है सिवाय इसके, यानी कौन सा बस नहीं बनेगा, बाकी बनते हैं। तो स्टूडेंट फॉल्टी टूल्स ऑफ मेजरमेंट, तो ये गैर नमूनाकरण का ये कारण है, ये है। फिर गैर प्रतिक्रिया भी है, और डाटा संग्रह में दोष, यानी नॉन रिस्पांस और डिफेक्ट इन डाटा कलेक्शन, ये सब नॉन सैंपलिंग एरर का काम करता है, यानी जैसे माप में दोषपूर्ण रहेगा तो ये नॉन सैंपलिंग एरर कहलाएगा, ठीक है। गैर प्रतिक्रिया नॉन रिस्पॉन्सिव भी रहेगा, और डाटा संग्रहण में दोष रहेगा तो ये गैर नमूनाकरण रहेगा। तो कौन नहीं रहेगा? अपर्याप्त नमूना दोष नहीं है, ठीक है। इनएडिक्वेट सैंपल जो है वो नॉन सैंपलिंग एरर का कारण नहीं है, तो ये नहीं है। बाकी जो है माप में दोष होना, गैर प्रतिक्रिया यानी रिस्पांस नहीं करना, डेटा में गलत कलेक्शन करना, ये जो है ये गैर नमूनाकरण त्रुटियां यानी नॉन सैंपलिंग एरर है, बस अपर्याप्त नमूना नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट वीडियो को शेयर करिएगा। आपको हमारी माई डीडी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक आपके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।